हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कितने लोग इस्कॉन को पहले से जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं। 100% सब लोग जानते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। हम लोग इस्कॉन से हैं और आज का एक बहुत बढ़िया सेशन से आपका कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा हमको इनविटेशन है। इस्कॉन यूथ फोरम भुवनेश्वर से हम आए हैं। तो आज का प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर। जनरली जिस टॉपिक के ऊपर हम मतलब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जनरली हम इन स्टडीज में हम देखते हैं कि हमारा माइंड कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। माइंड कंट्रोल सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है हमारे लिए। तो उसके ऊपर हम भगवत गीता से देखेंगे कैसे हमारे प्रसाद प्रभु जी हैं। मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके साथ। तो प्रभु जी बताएंगे कि कैसे हम स्टडीज के दौरान हम माइंड कंट्रोल करके और बेटर कर सकते हैं, हम कैसे हमारा स्टडीज हो। तो ये थीम के ऊपर आज का हम सेशंस रहेगा और स्टार्टिंग में हम कीर्तन करेंगे। आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है बहुत उत्साह के साथ। और उसके बाद हम एक सेशन रहेगा कुछ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसके बाद क्विज रहेगा। एंड में सबके लिए प्रसादम का व्यवस्था है। तो लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट की हम लोग क्या डिसीजन लिया है वो देखना पड़ेगा। फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत आपका उत्साह के साथ बहुत कीमती समय निकल कर यहाँ पे आए हैं ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और कॉलेज मैनेजमेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इतना स्टूडेंट्स के लिए इतना सोच रहे हैं कि कैसे स्टडीज़ के साथ साथ हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो उसके साथ साथ कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज हमको मिले, जिसको हम यूज करके हमारे लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। हमारा जो एजुकेशन को, हमारा स्टडीज़ को हम कैसे और एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो हरे कृष्ण, हम कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप लोग खड़े हो सकते हैं सब लोग। हरे राम
I think all of you relax now. This is not peace of mind. Today is the 5th September, the auspicious day of Teachers' Day. We would like to introduce here Tukaram Das. He is the president of youth wing of ISKCON. He has completed his BTech in chemical engineering. And after BTech, he has contributed to the society by inspiring the youth like it. So as per the new education policy 2020, it is a guideline by Government of India to provide the students as a holistic approach. As a part of this, we have arranged a series of lectures to motivate you, because this is the prime time in your life. BTech course is 4 years duration. I always motivate my students. If you work hard these 4 years, you will enjoy a rest 40 years of life. If you enjoy these 4 years neglecting your study, you will suffer rest of your life. You are not responsible for yourself. And your first teacher is your parents. You have to contribute to the family. You have to contribute to the state. You have to contribute to the society as a whole. You have to contribute to the nation. We have acquired, we have gained, and we have used the resources from the society, from the family, from the peer groups, but we have to contribute something. Just having the degree and getting a good job is not the sole objective. Clear? Simultaneously, we have to contribute something to the society for the well-being of the society. Right? Here, our objective is to make you a good citizen. Good citizen means a good student, good son or daughter, good brother or sister, in general, good in all respect. So today we started with the Sankirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, so now I hand over the mic to Tukaramji. He will address you and motivate you so that you will be in a proper track. Thank you. Hare Krishna. Am I audible? इसकी आवाज आ रही है? इसकी आवाज आ रही है? ओके. कि वो माइक उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मैं इस माइक को यूज कर रहा हूँ. प्रोजेक्टर पे दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा है. नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है. ये प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं हुआ. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग विल रिसाइट सम प्रेयर्स. ओके, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज का टॉपिक है, क्या बताया गया आपको टॉपिक? स्क्रीन आ रहा है क्या? क्या समस्या है? मिनिमाइज करते क्लोज कीजिए। लैपटॉप में कोई समस्या नहीं है, आपकी स्क्रीन में समस्या है। हो रहा है। during the booking time, तो जब तक प्रोजेक्टर शुरू हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। ठीक है, तो आई विल बी स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर। 30 मिनट्स के लिए मैं कुछ बताऊंगा आपको, और उसके बाद में जो भी मैंने बताया है आज की क्लास में उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्विज होगा, और जो आंसर देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, चला प्रोजेक्टर चला गया? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग इस्कॉन टेम्पल गए हैं? काफी सारे। कौन कौन नहीं गया है? ओके, पर नाम सुना है आपने इस्कॉन का? ओके, क्या फुल फॉर्म है इस्कॉन का? किसी को पता है? हाँ, यस, वाओ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? ओह ग्रेट। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, है ना? तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। इस्कॉन टेम्पल्स आर नॉट जस्ट टेम्पल्स, ओके। इस्कॉन सेंटर्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जैसा आपका कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसी प्रकार से इस्कॉन टेम्पल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, TEMPLE, टेम्पल, है ना? तो एक एक्रोनिम है। तो मैं टेम्पल का एक्रोनिम आपको बताऊंगा। टेम्पल एक एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। T stands for tranquility, पीस ऑफ माइंड। T stands for tranquility और पीस ऑफ माइंड। तो जब मन अशांत होता है तो कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं जब उनका मन अशांत होता है, जब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए और उस वाइब्रेशन को गेन करने के लिए दे कम टू टेम्पल। तो T stands for tranquility, E stands for education. Just like in college, we get one sort of education. Education related to our career, education related to our profession, education for sustaining our life, education for earning money. तो जो भी नॉलेज हम कॉलेजेस में या स्कूल्स में लेते हैं उसका पर्पस होता है
कैसे हम अपने कैरियर में स्टेब्लिश होंगे, कैसे अपने प्रोफेशन में स्टेब्लिश होंगे, और कैसे हमको एक अच्छा जॉब मिलेगा जिससे हमारा लाइफ कंफर्टेबली चलेगा. And the education that we get in colleges or schools and universities is called material education. Education pertaining to the body. इस शरीर के रक्षण के लिए, इस संसार में चलने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए होता है वो हमें कहाँ मिलता है? कॉलेजेस या स्कूल्स में मिलता है. लेकिन एक और प्रकार का एजुकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एजुकेशन या ट्रांसेंडेंटल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन. जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? तान्या. तो तान्या बैठिए, आपकी एज क्या है? 18. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11/3/2005. 2004 में आप कहाँ थे? 2003 में आप कहाँ थे? 2002 में आप कहाँ थे? थे कि नहीं थे? आपका अस्तित्व था कि नहीं था? था कि नहीं था? 2005 से पहले क्या तान्या का अस्तित्व था या नहीं था? कितने लोग कहते था? कितने लोग कहते नहीं था? कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? और मान लीजिए तान्या, लॉन्ग लिव तान्या अगर 100 साल जिए तो 2005 + 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 2105. तो 2106 में तान्या कहां होगी? होगी कि नहीं होगी? कितने लोग कहते होगी? कितने लोग कहते नहीं होगी? कितने लोग कंफ्यूज्ड है? समझ पा रहे हैं? तो एक ऐसी एजुकेशन भी है जो हमें बताती है हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एजुकेशन, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल. आप लोग मानते हैं आत्मा होती है? दिखती है क्या? मूवीज में देखी है क्या? आत्मा किसको कहते हैं? अगर सरल शब्दों में बताएं, किसको कहते हैं आत्मा? अच्छा, आपने आत्मा को नहीं देखा, आपने डेड बॉडी को देखा है? अच्छा, डेड बॉडी कुछ समय पहले बोल रहा था, चल रहा था, बात कर रहा था, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नाउ द बॉडी हैज बिकम डेड? हम बोलते हैं ना, ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट, वो चला गया. कौन चला गया? द बॉडी स्टिल लाइंग देयर. हु पास्ड अवे? सोल पास्ड अवे. मेक सेंस? यस. तो सोल की नॉलेज, सोल कहां से आई है? अच्छा, सोल इंपॉर्टेंट है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है? क्यों? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सोल या बॉडी? कैसे कह सकते हैं? कोई कौन बताएगा आप में से? यस, माइक दे दीजिए उनको. सर, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता. वेरी गुड. क्या नाम है आपका? सर, साई ओम प्रकाश परीख. साई ओम प्रकाश बरिक. तो मेरा प्रश्न है, आत्मा और शरीर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपने कहा आत्मा, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और शरीर की हो जाती. वेरी गुड. शरीर नश्वर होता है. शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है. ठीक है, मैं, थैंक यू. बैठ सकते हैं आप. मैं इसी को और थोड़ा सा डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्रश्न है मेरा कि आत्मा और शरीर में दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑफ कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 एग्जांपल देकर के मैं आपको स्पष्ट करूंगा. जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है, और दोनों प्रेम से रहते हैं एक साथ, लेकिन किसी कारण से दुर्भाग्यवश हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है. तो अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ जो हमेशा उस हस्बैंड के साथ में रहा करती थी, वो एक ही घर में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन क्या वाइफ अब उस बॉडी के साथ रहना पसंद करेगी? उल्टा डरेगी. यस और नो? क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड है, ही पास्ड अवे, ही वेंट अवे. तो अभी जो बचा है वो क्या है? बॉडी. दूसरे उदाहरण दे सकता हूं मैं. जैसे मान लीजिए एक संतान है, उसके पिताजी चल बसे. मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, आप जाके उसको सांत्वना दे रहे हैं,
वो रो रहा है और वो कह रहा है मेरे पिताजी चले गए, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं कहां गए, ये तो रहे, तो आप सही सांत्वना दे रहे हैं नहीं, क्योंकि कौन चला गया, जो पिताजी थे वो चले गए, और वहां जो पड़ा हुआ है वो क्या है, बॉडी। तो क्या वो बॉडी उसके पिताजी थे, तो पिताजी कौन थे, सोल। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप लोग सुबह जब आए होंगे कॉलेज में तो बढ़िया मिरर के सामने अपने आप को सजा सजा के आए होंगे, लेकिन ये शरीर तब तक ही चलायमान है, इट्स मूविंग, इट्स लिविंग ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल, एंड द मोमेंट सोल लेफ्ट द बॉडी इज डेड। यस और नो? यस। So that means, of course, body is important, but more important is soul. Because of the presence of soul, the body is living. Otherwise, the body is made up of what? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, मैग्नीज, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। यस और नो? तो बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। बॉडी इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन्स एलिमेंट्स। इनमें से किसके अंदर लाइफ होती है? इनमें से किसके अंदर लाइफ होती है? हाइड्रोजन में लाइफ है, ऑक्सीजन में लाइफ है, कार्बन में लाइफ है। अगर आप कहते हैं कि इन एलिमेंट्स में लाइफ है, तो फिर डेड बॉडी में आप कुछ केमिकल डालिए, कुछ एलिमेंट्स डालिए, उसको जीवित कर दीजिए। डू वी हैव द सिंगल एक्सपेरिमेंट लाइक दिस इन द एंटायर वर्ल्ड कि मरे हुए प्राणी को जीवित कर दिया गया? कभी आपने सुना है? कभी आपने सुना है इस तरह? क्यों मरे हुए को जीवित किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि केमिकल एलिमेंट से लाइफ नहीं आती है। केमिकल एलिमेंट से बॉडी बनती है, पर उस बॉडी के अंदर लाइफ कहां से आती है? स्पिरिट सोल। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो ये स्पिरिट सोल की प्रेजेंस के कारण द बॉडी इज लिविंग, एंड द सोल लेफ्ट द बॉडी इज डेड। एक्चुअली द बॉडी इज मेड अप ऑफ डेड मैटर ओनली. It appears to be living because the living spirit soul is there. समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए, ऐसा भगवत गीता में एग्जांपल्स आते हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से सोल पुरानी बॉडी छोड़ करके नई बॉडी एक्सेप्ट करती है। जैसे मान लीजिए घर पुराना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वो मकान पुराना हो जाता है, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, कुछ समय तक रिपेयर करते हैं, और पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं और फिर आप नया घर ले लेते हैं, या उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देते हैं और आप नया घर ले लेते हैं। तो आप भी क्या करते हैं? आप पुराने घर को छोड़ करके नए घर में चले जाते हैं, आप पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार से आत्मा पुरानी और यूजलेस बॉडी को छोड़ देती है और नई बॉडी एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब है कि तानिया का एग्जिस्टेंस 2005 से पहले था। 2005 से पहले वो दूसरी बॉडी में थी, और अब वो दूसरी बॉडी में है, और 100 साल जीने के बाद में नेक्स्ट बॉडी में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एंड दिस इज अ साइंस। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये कॉमन सेंस है। हम इसी बॉडी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? वर्षा। मान लीजिए आज मैं वर्षा से मिला, और आज से 20 साल के बाद मैं वर्षा से मिलूंगा, और वर्षा किसी बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बन चुकी होगी। तो मैं वर्षा के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा, अरे वर्षा, यू आर द सेम पर्सन आई मेट 20 years बैक। 20 साल पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी गीता कॉलेज में, बट विद इन 20 years योर बॉडी मस्ट हैव चेंज्ड। आप अभी जैसे दिखते हो वैसे 20 साल के बाद आप नहीं दिखोगे, लेकिन आई विल से यू आर द सेम पर्सन आई मेट 20 years बैक। तुम वही व्यक्ति हो जिससे मैं 20 साल पहले मिला था। बॉडी हैज चेंज्ड कंप्लीटली, बट यू आर द सेम पर्सन। दैट मींस दैट पर्सन इज
what? Body or soul? Soul. Makes sense? Is it making sense? So this difference between myself and this body, this personality and this body, this comes under the category of spiritual science. And आगे? Okay. कोई इशू नहीं, ठीक है. Is it making sense? Why is it important to know all these things? Why is it important? जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं. मान लीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं जो आपका को पैसेंजर है, वहीं पे आपके साथ में ट्रेवल कर रहा है, उससे आपने पूछा भाई कहां से चढ़े हो? बोला मुझे पता नहीं. कहां उतरोगे? पता नहीं. अब क्या बोलोगे? पागल है. यस और नो? कहां से चढ़े हो? पता नहीं. कहां उतरोगे? पता नहीं. कहां जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कोई आइडिया नहीं है, बस चल रहे हैं. तो आप क्या बोलेंगे उसको? पागल है. तो क्या वही पागल है? हम सब पागल हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं 2005 से पहले हम कहां थे, और हमें पता नहीं कि 2105 के बाद हम कहां होंगे. मेक सेंस? तो इसकी जानकारी के लिए एक अलग डायमेंशन ऑफ साइंस है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस. अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे मान लीजिए आप एक मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं. आप इस मकान को छोड़ देंगे, आप दूसरे मकान में जाएंगे. अच्छा, दूसरा मकान इस मकान से बड़ा होगा कि छोटा होगा, किस पर निर्भर करता है? आप अभी एक घर में रहते हैं, एक किराए के मकान में रहते हैं. मैं इधर खड़ा हो जाता हूं. नहीं, आप यहां पे. अच्छा, इधर आ जाऊं मैं, ठीक है. प्रश्न समझ आ रहा है? आप एक किराए के मकान में रहते हैं, आप एक किराए के मकान में रहते हैं और वो मकान पुराना हो गया है, खराब हो गया है. आप एक दूसरा मकान में जाएंगे. वो दूसरा मकान किस पर निर्भर करता है? वो दूसरा किराए का मकान किस चीज पर निर्भर करता है? वो बड़ा मकान होगा, छोटा मकान होगा, किस पर निर्भर करता है? हाँ, मनी. आप कितना रेंट दे सकते हैं? यस और नो? ओके. अभी आपको एक प्रकार का बॉडी मिला है, ठीक है. आप में से कोई अंबानी की औलाद है यहां पे? अदानी की, टाटा की, बिरला की? नहीं. अरे जमशेद जी टाटा की भैया? नहीं ना? कोई अंबानी अदानी की औलाद यहां पे नहीं बैठे ना? अच्छा, अब इमेजिन करिए अंबानी की औलाद ने ऐसा कौन सा काम किया हो कि अंबानी घर पैदा हुआ? आप लोग इतनी मेहनत करके एक नौकरी पाएंगे, यस और नो? उसमें भी कोई गारंटी नहीं है. एडमिशन से पहले कॉलेज क्या बताता है? 100% प्लेसमेंट. और प्लेसमेंट के समय क्या बताता है? एट योर कैलिबर. बस यहां रखने की तो अच्छा है, बहुत. हाँ, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग कितना परिश्रम कर रही हैं एक नौकरी पाने के लिए. मैं उम्मीद करता हूं कि 90% सीएस वाले होंगे, 100%. नॉन सीएस कितने हैं यहां पे? बहुत कम, एज यूजुअल. तो बड़ा परिश्रम करके आप लोग एक नौकरी पाएंगे, यस और नो? सभी के साथ है, हम सबके साथ यही स्थिति है. लेकिन अंबानी के लड़के ने ऐसा कौन सा काम किया होता कि पैदा ही अंबानी के घर में हुआ? इमेजिन कर, समझ रहे? कॉन्टेक्स्ट समझिए. उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा कि अंबानी घर में पैदा हुआ? उसको नहीं करना, उसको बीटेक एमटेक करना जरूरत नहीं है, उसको प्लेसमेंट में बैठना जरूरत नहीं है. समझ रहे? तो ये कौन डिसाइड करता है कि हम कहां पे जन्म लेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ गर्ल्स हैं. आपका सौभाग्य है कि आपने भारत में जन्म लिया है. अफगानिस्तान में जन्म लिया होता तो क्या हालत होती? इमेजिन कर लीजिए, आपका सौभाग्य कि हम सबका सौभाग्य हमने भारत में जन्म लिया. आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया में जन्म लिया होता तो क्या डिसाइड करता है कि आप नॉर्थ कोरिया में जन्म नहीं लिए, भारत में लिए?
क्या डिसाइड करता है कि आप अफगानिस्तान में जन्म नहीं लिए, भारत में लिए? क्या डिसाइड करता है कि आप अंबानी अदानी के घर में जन्म नहीं लिए? पॉइंट समझ लीजिए, ये साइंस है कि नहीं है? अच्छा, मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूं कि चलो ये जीवन तो जैसा भी है, लेकिन अगले जीवन में यार कम से कम अंबानी अदानी के घर में जन्म लोगे, तो ज्यादा मेहनत किस पे करोगे? कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए कि जो मैं साइंस बताऊंगा उसके लिए? कॉन्टेक्स्ट समझिए। आत्मा के विज्ञान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी रियल लाइफ सिचुएशन उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अच्छा, चोरी करना बुरा है कि अच्छा है? आप में से कौन कहता है कि चोरी करना बुरा है? चोरी करना बुरा है लड़के नहीं कहते ना, सब लड़कियां कह रही बेचारी, बाकी लोग बुरा नहीं है। चोरी करना कितने लोग मानते बुरा है? आप मानते बुरा है? क्यों बुरा है? यस, क्या नाम है आपका? इप्सिता। इप्सिता से मेरा क्वेश्चन है, चोरी करना बुरा क्यों है? तो उससे मेरा क्या नुकसान है? किसी और की चीज लेने से मेरा क्या है? कर्म छोड़ दीजिए, कर्म का सिद्धांत छोड़ दीजिए। अब आप बताइए, चोरी करना बुरा क्यों है? डकैती डालना बुरा क्यों है? मर्डर करना बुरा क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? दूसरे के माल पे जिएंगे, समस्या क्या है? चोरी करना बुरा क्यों है? अब समझिए, अगर मैं ये कर्म का सिद्धांत होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस सिद्धांत को हटा दूं, आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे चोरी करना गलत है। आप कभी प्रूव नहीं कर सकते कि चोरी करना गलत है। अगर मैं कर्मा के फिनोमेना को हटा दूं कि भाई हम जो कर्म करते हैं वैसा फल हमको मिलता है, इस सिद्धांत को अगर मैं हटा दूं, आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे चोरी करना गलत है, डकैती डालना गलत है, मर्डर करना गलत है। कभी आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये जो मॉरलिटी के जो डायमेंशन सेट हुए हैं, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये साइंस है। जैसे मान लीजिए हिटलर ने कम से कम 60 लाख जूइश लोगों की हत्या करी। अगर मान लीजिए एक हत्या का रिएक्शन है, एक हत्या का फल है, गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है, अगर आपने किसी की हत्या करी तो आपको पनिशमेंट में फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए। तो एक हत्या के बदले एक हत्या है ना। तो अगर हिटलर ने 60 लाख लोगों की हत्या करी मिनिमम, हाँ, हिटलर ने कम से कम 60 लाख लोगों को मारा, तो अगर गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देगी तो उसको एक बार फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। लेकिन बचे हुए 59,99,999 हत्याओं का क्या? उसका पनिशमेंट तो हिटलर को नहीं मिला। क्वेश्चन समझ गए? अगर एक हत्या के बदले एक हत्या और 60 लाख लोगों की हत्या करी है, अगर गवर्नमेंट हिटलर को फांसी पे भी लटका है, वो तो खुद सुसाइड कर ले, छोड़िए, अगर फांसी पे भी लटका है तो एक हत्या के बदले एक हत्या, तो बचे हुए 59,99,999 लोगों की हत्या का मतलब इतने लोग जो मरे हैं उनके साथ न्याय कैसे होगा? आप कैसे उनके साथ न्याय कर सकते हैं? उनको जस्टिस कैसे मिलेगा? है कोई ऑप्शन? कैसे मिलेगा? अगर वही मैं बता रहा हूं, माय पॉइंट इज, अगर कर्म होता है, आफ्टर लाइफ होती है, स्वर्ग नरक होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दें, आप कभी प्रूव नहीं कर सकेंगे कि दूसरे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, कर्म का फल, स्वर्ग और नरक, आफ्टर लाइफ में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी? आज हमें एक सेट ऑफ पेरेंट्स मिले हैं, बैठ सकते हैं हम, एक सेट ऑफ पेरेंट्स मिले हैं, हमने चूज नहीं किया। आप में से किसी ने अपने पेरेंट्स खुद चूज किए थे क्या कि ये मेरी मम्मी होंगी, ये मेरे पिताजी होंगे, मैं इस शहर में जन्म लूंगा या लूंगी,
इस घर में अगर मुझे चॉइस मिलती तो मैं तो भाई अंबानी अदानी के घर में जाता, एलन मस्क के घर में जाता। कम से कम 8-10 लोगों को यह सौभाग्य मिल सकता है, कम से कम 8-10 लोगों को एलन मस्क के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिल सकता है। उनमें से मैं अपने आप को चुनवाता, परंतु मेरे पास चॉइस नहीं थी। तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं थी, फिर चॉइस कहां थी? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये सिद्धांतों को जानने के लिए, समझने के लिए एक अलग डायमेंशन ऑफ साइंस है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस। आप बहुत परिश्रम करके मान लीजिए आप बहुत परिश्रम करके बहुत धनी बन जाते हैं, आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास बंगला है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर बताता है आपको कि अब आपको कैंसर हो गया है और आपके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मुझे बताइए, जो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं और आपने पूरा जीवन जो भी संग्रह किया है, क्या उसको आप एंजॉय कर पाएंगे? क्या उसको रियली एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। तो इतना जो जीवन हमने पूरा परिश्रम किया उस चीज को एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम अंत में उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो हमने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग कहते व्यर्थ नहीं हुआ? आपने जो कुछ भी हासिल किया अगर आपको छोड़ना पड़ जाए तो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग कहते व्यर्थ नहीं हुआ? हर बुद्धिमान व्यक्ति मानता है कि अगर मैंने बहुत मेहनत से कुछ अचीव किया, आपने 4 साल इंजीनियरिंग करी लेकिन आपको डिग्री नहीं दी जाए, तो आपके 4 साल व्यर्थ हुए कि नहीं? आप बोल नहीं प्रोजी एक्सपीरियंस मिला, क्या करोगे उस एक्सपीरियंस का? एक्सपीरियंस के लिए कॉलेज में नहीं आए थे, डिग्री के लिए कॉलेज में आए थे। उसी प्रकार से हम पूरा जीवन कुछ संग्रह करते हैं, कुछ परिश्रम करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, लेकिन एक दिन मृत्यु सर्वहरस चाहम। ओपनहेमर मूवी देखी? कालो अस्मि। तो भगवान बता रहे भगवत गीता में, एक दिन आता हूं काल के रूप में सब कुछ छीन के ले जाता हूं। आपकी पूरी जीवन की मेहनत एक क्षण में छीन ली जाती है। तो क्या हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ परमानेंट अचीवमेंट भी हो सकते हैं इस लाइफ में? यस और नो? तो जो इस विषय में सोचता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और स्पिरिचुअल साइंस उस डायमेंशन से डील करता है। हम स्पिरिचुअल साइंसेस एक बिलीफ, एक फेथ सिस्टम के हिसाब से नहीं लेते कि हमारी मान्यता है, ये विज्ञान है, एक साइंस है, और लॉजिकल और कॉमन सेंस पे आधारित है। और ये इतना लॉजिकल और इतना कॉमन सेंस बेस्ड है, और ये हमारे निजी जीवन से ताल्लुकात रखता है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ माइंड, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। कभी आपने अनुभव किया कभी मन अच्छा होता है, खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी सैड होता है, कभी लोनली होता है, विभिन्न प्रकार के मूड से हम हर दिन, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मैं कल जीसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। जैसे मान लीजिए अगर आप हमारे टेंपल में आएंगे, तो हमारे टेंपल में जो भगवान को भोग लगता है उसमें कम से कम 25 आइटम होती है, एटलीस्ट 25 आइटम्स। मैं आपको राजप्रसाद की प्लेट दूंगा, उसमें 25 आइटम्स है, लेकिन आपके दोस्त को भी प्लेट दूंगा, उसमें भी 25 आइटम्स है, बस एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा है। आपकी हालत क्या होगी? आपका पूरा फोकस कहां पे होगा? गुलाब जामुन। वो 25 आइटम से आपका फोकस हट करके गुलाब जामुन में चला जाएगा। यस और नो? ये हमारे माइंड का नेचर है, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। तो हमारे माइंड के डायनेमिक्स को समझना जरूरी है या नहीं है? मान लीजिए आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपने जेई का प्रिपरेशन किया होगा, लेकिन आप गीता कॉलेज में पहुंच गए, वो आईआईटी में पहुंच गए। ऐसा हुआ है किसी के साथ? कैसा लगता है? ऊपर से सोशल मीडिया में बोल सकते हैं वाओ कांग्रेचुलेट, यस माय फ्रेंड, लेकिन अंदर क्या हालत है? आग लगती है, हाँ या ना? जलता है, धुआं आता है, बदबू आती है, दूसरे को आती है, पता चल जाता है। और ये कभी ऐसा नहीं कि केवल एक समय हुआ है। आप अभी कोई 2 फ्रेंड्स साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में कॉलेज में एंट्री की, साथ में 4 साल पढ़ाई की है, एक का प्लेसमेंट हो जाएगा, एक का नहीं होगा, हो सकता है। लाइफ इस तरह है। एक का प्लेसमेंट में 50,000 रुपए ज्यादा मिलेगा उसको, एक को कम मिलेगा।
इसी लाइफ में हम हर मूवमेंट में देखेंगे कि हमें माइंड कंट्रोल, हम मोबाइल चलाना बैठते सोचते हैं पढ़ाई हो गई, आधा घंटा 1 घंटा, चलो 10 मिनट शॉर्ट्स देख लेते हैं, माइंड रिलैक्स कर लेते हैं, 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाता है। हम समझ सकते हैं कि माइंड कितना रेस्टलेस और अनकंट्रोल्ड है, यस और नो? कौन समझ पाता है माइंड अनकंट्रोल्ड है? कौन समझ पाता है कि माइंड अनकंट्रोल्ड है? जो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वही समझ पाता है कि माइंड अनकंट्रोल्ड है। जैसे कभी आप लोगों ने ऐसे अनुभव किया होगा, बाइक में आप जा रहे होंगे किसी के पीछे बैठ करके और आपने कोई बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड पकड़ा होगा। कभी होता है ना कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए आप कार्डबोर्ड खरीदने गए मार्केट में, अब बाइक में पीछे बैठे हुए हैं, आपके पास कार्डबोर्ड है, कोई आगे से बाइक चला रहा है, तो जो बाइक आगे चला रहा है उसको पता नहीं चलता कि हवा का कितना प्रेशर है, आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि आप कार्डबोर्ड को पीछे से पकड़े हुए हैं, तो कार्डबोर्ड में प्रेशर लगता है। तो हवा के रेजिस्टेंस को वही फील कर पाता है, हवा के रेजिस्टेंस को वही व्यक्ति फील कर पा रहा है जिसने कार्डबोर्ड पकड़ा है। जो हवा के फ्लो को रोकने का प्रयास करेगा वही पता लगा पाएगा कि हवा कितनी स्ट्रांग है। उसी प्रकार से जो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वही बता पाता है कि माइंड कितना रेस्टलेस है, कितना अनकंट्रोल्ड है, कैसे माइंड हमको हर मोमेंट में चीट करता है। तो माइंड के डायनामिक्स को समझना जरूरी है या नहीं है? हर बुद्धिमान व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि माइंड का डायनामिक्स अगर मैं नहीं समझता हूं तो माइंड मुझे, मैं कल एग्जांपल दे रहा था, वहां पे आपको जाना था आईआईटी, मैं कीट में कॉलेज में बोल रहा था, आपको जाना था आईआईटी के में, आप पहुंच गए के आईआईटी में। जाना कहां था आपको? आईआईटी के में, और आप कहां पहुंच गए? के आईआईटी में। कौन ले गया? कौन ले गया? कैसे माइंड देखी चीटिंग करके आपको डिस्ट्रैक्ट किया, आपके फोकस से आपको हटवा दिया और आपका पूरी डेस्टिनी बदल गई, यस और नो? तो इसलिए माइंड के डायनामिक्स को समझना जरूरी है। सो टेंपल के लिए टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन? स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो सोल के और माइंड के डायनामिक्स को डील करे। M stands for medication, through the process of meditation. जैसे हम शरीर का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे मन के इलाज के लिए भी एक हॉस्पिटल है, दैट इज कॉल्ड टेम्पल, जहां पे माइंड का इलाज होता है। माइंड में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, कंप्लेन्स, क्रिटिसिज्म, विभिन्न प्रकार के कैंसर हमारे माइंड में होते हैं। तो मेडिटेशन के मेडिकेशन प्रोसेस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, वी प्रोवाइड मेडिकेशन टू द माइंड। तो M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन, या मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से कैसे हम अपने मन के बुराइयों को निकाल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास मैंने रेड बॉल्स, येलो बॉल्स, ब्लू बॉल्स, ग्रीन बॉल्स, 4 प्रकार की बॉल्स आपको दिए, पूरा बैग भर के। अब मैं इसको सेपरेट करो, रेड बॉल्स को अलग करो, येलो बॉल्स को अलग करो, ग्रीन बॉल्स को अलग करो। करने में डिफिकल्टी होगी, मुश्किल कि आसानी होगी? आसान है, डिफिकल्ट है? आसान है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये तो बड़ी बड़ी बॉल्स थी, अब छोटी छोटी थर्माकोल बॉल्स है, रेड कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। मैं कह रहा हूं इनको सेपरेट करो। इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर नमक है, चीनी है और पानी है। इसमें से पानी अलग करो, नमक अलग करो, चीनी अलग करो। या कोई पिगमेंट है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलर्स हैं, इसको अलग करो। कौन सी टेक्निक लगाएंगे? क्रोमेटोग्राफी। डिफिकल्ट है, इजी है? डिफिकल्ट है। और एक एग्जांपल देता हूं, उसके और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास हवा है, एयर, इसमें से नाइट्रोजन अलग करो, ऑक्सीजन अलग करो, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करो। डिफिकल्ट है, इजी है?
बहुत डिफिकल्ट है। लिक्विड जो एयर लिक्विफिकेशन प्लांट्स होते हैं, जहां पे एयर के लिक्विड एयर को फिल्टर किया जाता है, फ्रैक्शनेशन किया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो। तो बॉल्स को सेपरेट करना इजी था, बड़ी बॉल्स को सेपरेट करना इजी था, उससे ज्यादा डिफिकल्ट था छोटी बॉल्स को सेपरेट करना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है गैसेस को सेपरेट आउट करना। तो जितना जितना ये सूक्ष्म होता जा रहा है उतना उतना उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हमारे कपड़े में अगर कोई गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ करना इजी है, हमारे शरीर की गंदगी को साफ करना इजी है, लेकिन कुछ गंदगी जो हमारे मन में चली गई है उसको साफ करना रिलेटिवली बहुत डिफिकल्ट होता है। और उसको साफ करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अशांतस्य कुतो सुखम। अगर आपका मन अशांत है, मान लीजिए आपका नाम क्या है, इनका नाम दीपेश, हिमेश। हिमेश तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वैसा कुछ फिर भी बिरयानी पसंद है, तो हिमेश को बिरयानी पसंद है। थैंक यू हिमेश। तो हिमेश को बिरयानी पसंद है, हिमेश की मम्मी ने बढ़िया प्रेम से बहुत अच्छी से बिरयानी बनाई है हिमेश के लिए, ठीक है। और हिमेश की गर्लफ्रेंड उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, हिमेश फिनिश्ड। तो हिमेश तुम्हें बिरयानी में मजा आएगा? केस समझ लो, हिमेश को बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी खाने के लिए टेबल में बैठा ही था कि अचानक मैसेज आ रहा है, हिमेश बाय बाय। इतना ही नहीं, और मैसेज पे आगे लिखा है मैं तुम्हारे दोस्त के साथ जा रही हूं, बाय बाय। अब बताओ हिमेश को बिरयानी में मजा आएगा? तो सुख कहां था, बिरयानी में था कि मन में था? इसलिए भगवान गीता में कह रहे अशांतस्य कुतो सुखम। अगर मन अशांत है तो सुख की सामग्री आपके सामने होने पर भी आप सुख नहीं ले सकते। If your mind is disturbed, even if you have all the resources for getting pleasure, you cannot achieve pleasure. And therefore, this treatment of mind is absolutely important. So T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication through the process of meditation. Then comes P. टेम्पल का एक्रोनिम चल रहा है P. P stands for purity. Now there are two types of purity: external purity and internal purity. हम जब मंदिर जाते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल स्थान पर जाते हैं तो हम स्नान करके जाते हैं, जनरली दिस इज द एटिकेट। कॉलेज का मुझे पता नहीं है, हॉस्टलों में तो सप्ताह में एक बार स्नान होता है ना, कैसा ऐसा कुछ होता है ना, 2 सप्ताह में एक बार। बट टेम्पल इज अ प्लेस वेयर नेचुरली कोई भी जाता है तो इतना एटिकेट है, एटलीस्ट इंडियंस में। देखिए इंडियंस का एटिकेट मैं बताता हूं आपको कितना हम मतलब इंडिया में ये सब चीजें कॉमन है। कोई बहुत हम लोग का सौभाग्य हमारा भारत में जन्म हुआ है। कुछ समय पहले यूरोप से एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था मेरे पास, तो मैं उन्हें भगवद गीता की शिक्षाएं दे रहा था। तो एक स्टूडेंट उनमें से बाइबल लेकर के आया, छोटी सी बाइबल थी उसके पास। तो मैं जब बता रहा था तो ये हमारे यहाँ क्या एटिकेट होता है कि कोई क्लास दे रहा होता है तो आप शांति से बैठते हैं और एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं, तो उन लोग को उनके कल्चर में नहीं है। तो वो क्या किया, वो बच्चा ऐसे टांगे ऊपर करके बैठा हुआ था, फिर उसने अपनी बाइबल निकाली, उसको खुजली हुई तो उसने पैर में बाइबल से खुजली करने लग गया। उसकी गलती नहीं, उनके कल्चर में नहीं है, उनको नहीं पता है। हमारे तो स्पिरिचुअल बुक छोड़िए, एकेडमिक बुक्स को भी हम कभी पैर से नहीं लगाते, वो तो स्पिरिचुअल बुक को पैर में लगा, उनको नहीं पता है, दे डू नॉट हैव दैट कल्चर, उनकी गलती नहीं है। भारत में लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं क्या, हम स्पिरिचुअल बुक छोड़िए, हम एकेडमिक बुक हो, न्यूज़पेपर हो, उसको भी अपने पैर से टच नहीं करते, और टच हो जाए तो उसको प्रणाम करते हैं। हम मानते हैं कि सरस्वती देवी इसमें विराजमान है, ये हमारे कल्चर में है। तो प्यूरिटी, एक्सटर्नल प्यूरिटी,
भारत में सब जानते हैं कि मंदिर जाना होता है तो स्नान करके जाना चाहिए, इतना एटिकेट है, एटलीस्ट हाथ मुंह धो के जाना चाहिए। इसलिए हर मंदिर के सामने आप देखेंगे पैर धोने की व्यवस्था होती है, हाथ धोने की व्यवस्था होती है। विदेशों में कल्चर नहीं, उनको नहीं पता कि स्पिरिचुअल जगहों में जाना होता है तो जूते बाहर उतार के जाना चाहिए। चर्चेस में आप जाते हैं वो जूते उतार के नहीं जाना होता है, उनके यहाँ कल्चर नहीं है। ऑफकोर्स भारत में बहुत वाइब्रेंट कल्चर है, सिखाया जाता है प्यूरिटी, एक्सटर्नल प्यूरिटी, साथ में एक और तरह की प्यूरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्यूरिटी। केवल लाइफ में एक्सटर्नल प्यूरिटी से काम नहीं होगा, इंटरनल प्यूरिटी भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मन में विभिन्न प्रकार के वेग आते हैं, लस्ट आता है, एंगर आता है, ग्रीड आती है, और ये हमको रेस्टलेस बना देता है। और हर व्यक्ति को अनुभव है कि कैसे वो आदमी होकर जानवर की तरह बिहेव करते हैं जब माइंड हमारा रेस्टलेस होता है। हम जब कभी कभी जेल प्रोग्राम से जाके पूछते हैं कि आप जेल में कैसे आ रहे हैं, तो व्यक्ति बताते हैं मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने किसी का मर्डर कर दिया। ये कोई रेपिस्ट होता है, उसने भाई तुमसे पूछा आपने आपके साथ क्या हो गया, बोले मुझे इतना काम का वेग सताया कि आई कुड नॉट रेजिस्ट और आई बिकेम मैड, और मैं इस प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी में चला गया। सो ये जो अंदर से वेग निकलते, क्रोध का वेग, काम का वेग, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान कह रहे हैं नरक के 3 द्वार है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये इसी जीवन को नारकीय बना देते। नरक में जाएंगे नहीं जाएंगे छोड़िए, इन चीजों में लगने से काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये इसी जीवन को नारकीय बना देते हैं, नरक के जैसा बना देते हैं इसी जीवन को। तो क्या इससे ऊपर उठने की कोई शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इससे ऊपर उठने की कोई शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या अंदर से अपने हृदय को कैसे शुद्ध करें, इसकी शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो यह शिक्षा हमें कहां मिलेगी? टेंपल। इसलिए मैंने कहा इस्कॉन टेम्पल्स आर नॉट जस्ट टेम्पल्स, दे आर एजुकेशन सेंटर्स। T stands for tranquility, E stands for, M stands for, P stands for purity। ये वो स्थान है जहां पे हम सीखते हैं हाउ टू बिकम प्योर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आगे आता है L। L stands for love। हमारे इस्कॉन मंदिर की सीढ़ियों पे आप देख सकते हैं L stands for, कपल्स बैठे होते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर की सीढ़ियों, देखा कभी आप लोगों ने? L stands for लव। नहीं, ये उस लव की बात नहीं हो रही है। L stands for love means how to love God. Should we love God? Yes or no? Why? Why we should love God? Why we should love God? Common sense. We should love God because God loves us. Does God love you? ऑक्सीजन की कीमत पता है आपको? नहीं पता है। उनसे ऑक्सीजन की कीमत पूछिए जिनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था कोविड के समय, और वो ऑक्सीजन आप 2005 से फ्री में ले रहे हो एटलीस्ट। सूरज की रोशनी फ्री में मिल रही है कि कुछ पेमेंट करते हो? फ्री। अगर आप कुछ देर बिजली बिल ना भरो, टाटा वाले स्मार्ट मीटर है, बिजली का अगर जैसे बैलेंस कम होता है बिजली कट जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने सूरज का बिल नहीं भरा हो तो आपका बिजली काट दिया, भगवान नहीं अब नहीं दूंगा? फ्री में ले रहे हैं। पानी की बिस्लरी की बोतल की कीमत क्या है 1 लीटर का? 20 रुपए। 20 रुपए नहीं है। आप अगर रेगिस्तान में फंस गए, सहारा डेजर्ट में, और 2 दिन आपको पानी नहीं मिला, मैं आपके सामने आऊंगा, बोले 1 लीटर बिस्लरी दूंगा एक शर्त पे, क्या? तुम्हारे नाम पे जितनी संपत्ति है सब साइन कर दो, मुझे दे दो। अब यकीन मानिए आप तैयार हो जाएंगे, पहले साइन लूंगा फिर बिस्लरी आपको दूंगा। क्यों? पानी की कीमत हमें अभी पता नहीं चलती है क्योंकि फ्री में मिल रहा है, हार्डली कुछ ऐसे मिल रहा है।
तो हमें इतने सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमें भोजन मिल रहा है। बना सकते हैं भोजन लेबोरेटरी में? है किसी का दम कि अपने लेबोरेटरी में हम भोजन बना लें? नहीं, ये नेचर से आता है। तो अगर थोड़ा भी हम कॉमन सेंस लगाएं तो हम देखेंगे कि भाई भगवान हमें कितनी सुविधा दे रहे हैं। क्या हमारे हृदय से हमको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? तो हाउ टू लव गॉड, दैट वी लर्न इन टेम्पल। तो टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर वी गो, हम भगवान के सामने अपनी लिस्ट थमा देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एटलीस्ट टेम्पल इज अ प्लेस वेयर यू गो एंड यू गिव थैंक यू गॉड, एटलीस्ट यू आर गिविंग मी एवरीथिंग दैट आई डू नॉट डिजर्व, बट यू आर स्टिल गिविंग मी। That shows that you love me, and therefore I should also love you. So L stands for love. Temple is a place where we learn how to love God. And last is E. E stands for engagement. When you love someone, you do something for that person. जैसे रिलेशनशिप में आप हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते, ना उसको बाइक पे घुमाते हैं, ना मॉल में लेके जाते हैं, ना खर्चा करते हैं, ना खिलाते हैं, ना पिलाते हैं, ना टाइम स्पेंड करते हैं, रिलेशनशिप चलेगा? 4 दिन में छुट्टी। When you are in love with someone, you do something for that person. हम लोग बोलते हैं अरे हम भगवान से प्यार करना तो अंदर करो ना, बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार करना है, आप लोगों को आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करना है, तो अंदर दिखाते हैं, अंदर रखते हैं कि बाहर एक्सप्रेस करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उस लड़की को छोड़ के पूरी क्लास में सबको पता होता है। लेकिन लड़की किसी को प्यार करती है तो किसी को नहीं पता चलता है। एनीवे, लव मीन्स इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड बाय डूइंग समथिंग फॉर दैट पर्सन। तो अगर हम कॉमन रिलेशनशिप में रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी है और 2 भाई हैं, ये 2 सिस्टर्स है, सिस्टर ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी आप कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। तो मम्मी किचन में बहुत काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, और एक जो भाई है वो वीडियो गेम देख रहा है या पबजी खेल रहा है या टीवी में व्यस्त है या यूट्यूब चला रहा है, और दूर से बोला मम्मी आई लव यू, हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू, पर कभी किचन में जाके मम्मी की हेल्प नहीं कर रहा है। और दूसरा जो भाई है या बहन है वो जाके किचन में शी इज असिस्टिंग मदर, शी इज नॉट स्पीकिंग फ्रॉम हर माउथ, अपने मुंह से नहीं बोल रही मम्मी आई लव यू, बट शी इज डूइंग समथिंग फॉर द मम्मी। और ये केवल मुंह से बोल रहा है मम्मी आई लव यू आई लव यू। तो एक्चुअली प्रेम किसके पास है? कौन एक्चुअली में प्रेम करता है मम्मी से? जो कुछ कर रहा है। तो लव मस्ट बी एक्सप्रेस थ्रू अवर एक्टिविटीज। यू कैन नॉट से मैं अंदर प्यार करता बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, दिखाने की जरूरत है। लव इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इट इज नॉट लव, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड बाय योर वर्ड्स, बाय योर डीड्स। ऑफ कोर्स उसको ओवर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सप्रेशन समझते हैं ना, आप किसी प्यार करते हो तो दीवारों पे लिख दिया, बाथरूम में लिखा है, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्रेशन। मैं यहां जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं दैट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। So if you love God, you do something for that person. So temple is a place where we engage ourselves in God's service. We do something practical. So therefore, our temples are not just the place for नारियल फोड़ो और 5 रुपए का नारियल दो, 500 रुपए की लिस्ट पकड़ा के आ जाओ भगवान को, अब आप करते रहिए। नहीं, it is a place where we get, T stands for tranquility. That means peace of mind. E stands for education. Which education? Spiritual education. M stands for meditation. Medication through the process of meditation. P stands for purity, where we learn how to become internally and externally pure. E stands for, L stands for love. Temple is a place where we love, we learn to love God. And last E stands for engagement. When we love someone, we practically engage ourselves in that person's service through our mind, through our word, through our deeds. And that is the purpose of temples. And ISKCON temple has a youth wing. हमारा एक youth forum है
जिसमें हम युवाओं को, जैसे कि मैंने आज साइंटिफिक तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करी, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, इससे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। स्पिरिचुअल एजुकेशन इज अ वेरी साइंटिफिक फिनोमेना। तो हम ISKCON यूथ फोरम के माध्यम से अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जा करके साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, आज तो आप लोगों का प्रेजेंटेशन, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं पर वो साउंड कनेक्ट नहीं होगा, तो हम अलग अलग माध्यम से, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। जैसे हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या गॉड रियल में होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है, क्या शास्त्रों में जो लिखी गई बात वो सही है या मिथ्या है कि माइथोलॉजी है, अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, आपस में झगड़ क्यों रहे हैं, कैसे हम अपने माइंड के डायनामिक्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस और फोकस्ड हो सकते हैं लाइफ में, और डिसिप्लिन हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड सक्सेस। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड सक्सेस। तो कैसे अपने लाइफ को डिसिप्लिन किया जाए, कैसे उसको शेड्यूल किया जाए, कैसे अपने आप अपनी पोटेंशियल को और एनहेंस किया जाए, ये सब एजुकेशन, ये सब नॉलेज हम ISKCON यूथ फोरम के माध्यम से सभी युवाओं को देते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि यू ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट अस। वी हैव अ वेरी वंडरफुल सेंटर क्लोज टू दिस प्लेस। ये मदनपुर में ही आपके कॉलेज के थोड़ा आगे, हार्डली 500 मीटर्स पर हमारा एक यूथ सेंटर है, जहाँ पे हम वीकली सेशंस करते हैं। हर संडे भगवत गीता के ऊपर और अन्य वैदिक लिटरेचर्स के ऊपर सेशंस होते हैं। सेशंस में हम 1 घंटे इस तरीके से प्रेजेंटेशंस देते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसके साथ साथ कीर्तन होता है, जैसे कि अभी हमने कीर्तन स्टार्टिंग में किया था, और साथ में सभी के लिए डिनर होता है, प्रसाद होता है। इस तरीके से वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑलमोस्ट भुवनेश्वर के हर कॉलेज में हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट अस, यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब 5 मिनट का समय है हमारे पास। अगर आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में फिर हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। नेट मेरे को वाईफाई देना जरा, गुरुजी, मैं बताऊंगा। यस, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? माय गॉड, पहले अपन ABCD पढ़ लें, PhD बाद में कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसमें? PhD में। पर ABCD तो पहले करनी पड़ेगी ना। तो पहले स्पिरिचुअलिटी के ABCD को आप समझिए, है ना, और फिर ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे हम आएंगे। ठीक है, ये मुझे वाईफाई चाहिए, वाईफाई हॉटस्पॉट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हॉटस्पॉट चालू करो। क्वेश्चन सर आ नहीं रहे, मतलब हम ध्यान से सुने नहीं। पासवर्ड, हाँ बोलो। 1 2 3 हाँ, अच्छा 4 5 6 7 8। नेट नहीं आ रहा है। अच्छा, इनको पूछो ना, गीता वालों को। यस, प्रभु, महामंत्र में हरे का अर्थ क्या है? महामंत्र में हरे का अर्थ क्या है? ठीक है, हरे का अर्थ होता है भगवान की शक्ति, हरा। राधा रानी का या लक्ष्मी या सीता, उनको हरा कहते हैं, संबोधन में उसको हरे कहते हैं। यस, उनका प्रश्न है। वाईफाई कनेक्ट हो सकता है? यस, जो भगवान को मानते हैं वो खुशी हो सकता है। जो भगवान को मानते हैं वो खुशी हो सकता है। आप जो नहीं मानते वो भी फुलफिल हो रहा है ना।
बिना मांगे इतना कुछ फुलफिल हो रहा है तो मांगने से क्यों नहीं होगा। परंतु हमेशा भगवान को मांगने के एटीट्यूड से नहीं जाना चाहिए। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वी गो टू गॉड आउट ऑफ फियर। कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं वो डर से जाते हैं। अगर भगवान के पास नहीं जाओगे तो तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा, जहन्नुम की आग में सड़ते रहोगे, डर के कारण। ये लोवेस्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ डिजायर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मांगने के लिए। ये भी बहुत लो प्लेटफॉर्म है ना। उसके ऊपर गॉड गिव अस टुडे डेली ब्रेड। हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। आप में से है कोई कॉन्वेंट स्कूल से? हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर बोलते थे, ओ गॉड गिव अस टुडे डेली ब्रेड। तो डेली ब्रेड तो भगवान दे ही रहे हैं ना, तो भगवान को अपनी डेली ब्रेड के लिए डिस्टर्ब क्यों करेंगे? अमेज़न के जंगलों में इतने बड़े बड़े हजारों हाथी रहते हैं जिनको टनों में भोजन चाहिए। वो तो ना चर्च जाते हैं, ना टेंपल जाते हैं, ना मॉस्क जाते हैं। भगवान उनको उनकी ब्रेड दे रहे कि नहीं दे रहे? तो हमें क्यों नहीं देंगे? तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब गॉड बाय डिमांडिंग सो मच। Rather we should request, oh my dear God, kindly give us an opportunity to serve you. You have already given me everything. Now I should be grateful. I should give you something. Although you do not need anything. आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन still give me an opportunity to serve you. That is the highest form of religion. तो सब रिलीजन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जो मांगने के लिए जा रहा है, जो डर से जा रहा है, और जो प्रेम से जा रहा है, क्या एक प्लेटफॉर्म पर है? So we should not always go to God out of desire. Rather we should go to God to serve Him. Okay? क्या नाम है आपका? रोहन। Thank you. और किसी के मन में? Yes. जय श्री राम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि केमिस्ट्री के एलिमेंट से जो लिविंग बनते हैं उनमें सोल नहीं होता। हाँ, केमिस्ट्री एलिमेंट से जो बनता है उसमें सोल नहीं होता। नहीं मैंने ये नहीं बताया। मतलब वो बॉडी होता है सिर्फ। हाँ, तो प्लांट्स भी तो वो एलिमेंट से ही बने। प्लांट्स में भी सोल है ना। पर आपने बताया एलिमेंट से जो बनते हैं उनमें सोल नहीं होता। नहीं नहीं मैंने ये नहीं। सुनिए ध्यान से, क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। मैंने बताया कि बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, आइदर व्हाट इज ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी। बट इन केमिकल एलिमेंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लाइफ नहीं आता है। लाइफ आता है सोल की प्रेजेंस से। प्लांट्स में भी सोल है तो? हाँ, प्लांट्स में भी सोल होता है। वो कैसे लिविंग है? एक रिलीजियस ट्रेडिशन का मानना होता है कि जानवरों में सोल नहीं होता। एक रिलीजियस ट्रेडिशन का मानना है कि पेड़ों में सोल नहीं होता, और एक रिलीजियस ट्रेडिशन का मानना है कि औरतों में सोल नहीं होता। लेकिन हमारी वैदिक फिलॉसफी क्लियर है कि लिविंग एंटिटीज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सोल है, तभी वो जीवित है। बैक्टीरिया में भी सोल है, प्लाज्मोडियम में भी सोल है, प्लाज्मा में भी सोल, हर इनफैक्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सोल है। नहीं जानते आप लोग? मैं वही बताया। अच्छा वो अफगानिस्तान में जन्म ले लिए। उनका मानना है कि औरतों में सोल नहीं होता, तो उनको आप व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह ट्रीट कर सकते हो। उनको आप वस्तु की तरह ट्रीट कर, बिकॉज दे डू नॉट हैव सोल। कॉमन सेंस कितना कम है ना। लाइट गई? अच्छा, और क्या प्रश्न है? नेट नहीं आ रहा? छोड़ दो भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यस, पूछना चाहता हूँ, मेल और फीमेल बिहेवियर डिफरेंट है सेम है उनका? मेल और फीमेल का बिहेवियर डिफरेंट है? बिहेवियर आप बताओ। देखिए, उनका क्वेश्चन है मेल या फीमेल में बिहेवियर डिफरेंस। बिहेवियर डिफरेंस है, सोल डिफरेंट नहीं है। सोल तो पूछ रहा कि जो सोल है आप पता है ना, पता है कि मृत्यु से पहले सोल है,
पांच भी सोल रहता है, तो उससे कैसे पता सकते हैं ये मेल का बॉडी है फीमेल का बॉडी है? अच्छा, ओके, ठीक है, मैं समझ गई। क्या नाम है आपका? सुखदेव प्रधान। शुक्रदेव। और एक प्रश्न है मेरा। मैं पहले इसका आंसर दे देता हूं। सुखदेव का क्वेश्चन है कि सोल को कैसे पता? नहीं, सोल को पता नहीं चलता है। सोल किस बॉडी में जाएगी ये कौन डिसाइड करता है? सोल डिसाइड नहीं करती। मैंने यही तो बताया था। अगर सोल के पास पावर होती डिसाइड करने की मैं कहां पे जाऊंगा या जाऊंगी, या मतलब सोल कहां जाएगी, तो फिर मैं तो चुनता फिर अपने हिसाब से, अंबानी अदानी के घर में चुनता। सोल ये डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड कौन करता है? कर्मणा देव नेत्रेणा, नेचर डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? हमारे कर्मा के ऊपर डिसाइड करता है। अभी कॉम्प्लेक्स साइंस है, ये 5 मिनट में आप मुझसे एक्सपेक्ट करो मैं पूरा समझाऊंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सेशन भी है, लेकिन हम एक कोर्स करते हैं, उसका नाम है डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स, जिस कोर्स में ये चीजें हम डिटेल में समझाते हैं, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ में। अभी तो नेट ही नहीं चलता तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजों का एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जल्द हमारा एक यूथ फेस्टिवल होने वाला है, आने वाली 10 तारीख को। उस यूथ फेस्टिवल में आप आइए, और उसके बाद में हम DYS कोर्स करेंगे आपके लिए। हर दिन अगर आप मतलब सप्ताह में अगर आप 1 घंटा भी हमारे साथ बिताएंगे तो हम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे। 2-4 महीनों में आप पूरे ट्रेंड हो जाएंगे, सब चीज समझ आ जाएगी आपको, ठीक है? और एक प्रश्न था, जो टीचर है ना, कोई बोल देता है ये टीचर खराब है, वो टीचर खराब है, या इसका पढ़ाई अच्छा नहीं होता, तो हमारे मन में ऐसा घुस जाता है कि वो टीचर ही अच्छा नहीं है। वो जितना अच्छा पढ़ाएगा तो हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि टीचर बुरा है, उसका बात समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ लगता है। तो इसे कैसे ठीक करें? गुड क्वेश्चन। ऐसा कहा जाता है, our presumptions are stronger than truth। समझ रहे? हमारी सोच सच्चाई से कई अधिक ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो हम जो चीज सुनते हैं, जो चीज देखते हैं, वो एक इंप्रेशन बना देती है, और फिर हम हर चीज उसे, जैसे आपने अगर काला चश्मा पहना है तो आपको दुनिया काली दिखती है, आपने पीला चश्मा बैठा है आपको दुनिया पीली दिखती है। तो जैसा चश्मा आपने पहना है उसी चश्मे से आप दुनिया को देखते हैं। ये केवल टीचर के विषय में नहीं, ये हर विषय में। तो अभी दुनिया को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? चश्मा। यानी आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच आप सभी के समय के लिए। तो मेरी तरफ से मैं कंक्लूड करूंगा। अब 2-3 अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला अनाउंसमेंट ये है कि हम आपको कुछ फीडबैक फॉर्म्स देंगे। ये फीडबैक फॉर्म आप 5 मिनट का समय लीजिए, उस फीडबैक फॉर्म को ध्यान से भरिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपने सीखा, और किस प्रकार का इंप्रूवमेंट आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रम आप भविष्य में अटेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये फीडबैक फॉर्म में लिखा हुआ है। आप ध्यान से इस फीडबैक फॉर्म को भरिए, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस्कॉन यूथ फोरम की कुछ एक्टिविटीज और हमारा इस्कॉन यूथ सेंटर जो आपके कॉलेज के पास में है। आप कांटेक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। कभी भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार के कोई स्ट्रगल्स हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ काउंसलिंग चाहते हैं, मेंटरिंग चाहते हैं, तो आप कभी भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सारे अपडेट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे।